हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम? होपफुली काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम चल रही होगी आप सभी की। तो यहाँ पे आज मैंने इकोनॉमिक का टॉपिक लिया हुआ है, जो कि सेंसेक्स का टॉपिक है। अभी तक आपकी इकोनॉमिक्स की एग्ज़ाम हुई नहीं है, अभी 2-3 दिन में ही आपकी एग्ज़ाम है शायद से। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है टॉपिक इंडियन सर्विस सेक्टर। इंडियन सर्विस सेक्टर होता क्या है? तो जो भी सर्विस आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, उसके बारे में हम लोग को पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि पहले हमारा कंट्री यानी इंडिया जो है, एक टाइम था जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। उसके बाद ऐसा टाइम आया कि इंडस्ट्री के ऊपर लोग ज़्यादा करके एम्प्लॉयमेंट होने लगे, और आज का जो ऐसा टाइम आया है जिसमें लोग सर्विस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। और हमारी इंडस्ट्रीज़ भी 3 टाइप में बांटी गई है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी में हम लोग का एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में हम लोग का इंडस्ट्री आता है, और टर्शरी में हम लोग का सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो आप सभी को नॉलेज तो होगा ही। सर्विस सेक्टर में हम लोग का आता है ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, फिर होटल्स, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग की सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इससे हम लोग का इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ गया, जब से ये सर्विस सेक्टर चालू हो गया तब से हम लोग का इकोनॉमिक्स का इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा है। यानी जो कंट्री एक टाइम पे डेवलपिंग कंट्री मानी जाती थी, ये सर्विस सेक्टर्स की वजह से हम लोग मिड से लेके थोड़े से हाई लेवल पे चले गए। मैं आपको ये भी नहीं बता रही कि पूरी तरीके से डेवलप्ड हो रहे, लेकिन हाँ, जो नॉलेज बाहर के लोगों के पास थी आज के टाइम पे, वो अभी हम लोग भी प्रिजर्व कर रहे हैं, हम लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये सर्विस सेक्टर्स की वजह से हमारे चेंजेस क्या क्या हुए, इसमें हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है स्टेट वाइज कंपैरिजन ऑफ सर्विस सेक्टर। यानी अलग अलग स्टेट्स में सर्विस सेक्टर कैसे चल रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में आगे है और कौन सबसे पीछे में है, वो हम लोग उसमें जानेंगे। सेकेंड है शेयर ऑफ सर्विस इन इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर्विस सेक्टर का पैसा हम लोग के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे इंक्रीज़ हुआ। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट कितना देता है वो हम लोग को देखना है। फोर्थ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सर्विस सेक्टर। हाँ, ये वाला टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये पूछा भी जाता है, कभी कभार 7 मार्क्स में भी आता है, कभी कभार 13 मार्क्स में ये पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद फिफ्थ हम लोग का है इंडियन सर्विस सेक्टर। ठीक है, चलो इसकी तरफ मुड़ते। सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है कि स्टेट वाइज कंपैरिजन सर्विस सेक्टर का कितना है। Out of 33 states and union territories, the service sector is a dominant sector, contributing more than half of the gross state domestic product in 21 states and UTs, and more than 40% in all states except Sikkim and Arunachal Pradesh. 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को मिला के सर्विस सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से 2 स्टेट्स अलग कर दिए गए जो कैलकुलेट नहीं होते सर्विस सेक्टर के अंदर। एक हम लोग का है सिक्किम, दूसरा हम लोग का है अरुणाचल प्रदेश। The major service in most of the states are trades, hotels and restaurants, followed by the real estate ownership of dwellings and business service. सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें काम आती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, होटल, इंश्योरेंस, वो सब चीज़ें आती है। उसके अलावा रियल इस्टेट में पैसे लगाना, ओनरशिप मिलना, ये सब चीज़ें भी हम लोग की सर्विस सेक्टर में आती है। Out of 23 states and UTs for which data is available, Delhi is at the top in the service gross state domestic product with a share of 87.5%. अगर हम लोगों ने 23 स्टेट्स में कंपैरिजन किया है, तो वो 23 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अगर सर्विस सेक्टर में कोई इन्वॉल्व है और जिनमें से पैसे आ रहे हैं, तो वो दिल्ली स्टेट से, उनका परसेंटेज है 87.5%। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र स्टेट आता है जिसका परसेंटेज 63.8%। In other words, the growth rate of service sector in Delhi was about 8.2% and Maharashtra was 5.7%. ये परसेंटेज में चेंजेस दिए, आपको इसको वापस परसेंटेज में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स ऊपर वाले याद रखना। फिर उसके आगे दिया हुआ है पुडुचेरी हैज़ द हाईएस्ट सर्विस ग्रोथ एट 16.3%, फॉलोड बाय मेघालय 13.2%। अब ये पुडुचेरी और मेघालय क्या है, तो हम लोग का ये यूटीस्ट चल रहा है। पुडुचेरी का ग्रोथ रेट है 16.3% और मेघालय उसके पीछे है जो कि 13.2% है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लोवेस्ट ग्रोथ एट 2.2%। सबसे कम जो है वो जम्मू कश्मीर है, जबकि बिहार का सर्विस सेक्टर हाल फिलहाल 7 साल से थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, besides this, real estates and business service, transports and other means, thus the service sector evolution in India is becoming more broad-based with even head to the backward areas witnessing good performance of this sector. जैसे जैसे हम लोग का देश आगे बढ़ता जा रहा है, जो बैकवर्ड एरियाज है वो भी अभी आगे आते जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं।
अब आपको एक छोटा सा रिवीजन इसमें कर देते हैं हम लोग। सर्विस सेक्टर में सबसे हाईएस्ट में कौन है, दिल्ली है स्टेट्स में, और उसके बाद फॉलो अप होता है महाराष्ट्र, ठीक है। और यूटीज़ में देखे जाएंगे तो सबसे हाईएस्ट में कौन है, पुडुचेरी, ठीक है। उसके पीछे पीछे हमारा कौन आ रहा है, सर्विस सेक्टर के पुडुचेरी के पीछे हमारा मेघालय है। और सबसे लोवेस्ट में कौन काम कर रहा है सर्विस सेक्टर में, तो जम्मू एंड कश्मीर। बिहार का रेट हाल फिलहाल में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे 5 स्टेट्स के बारे में कंपैरिजन हुआ है, ओके। उसके बाद हम लोग का दिया है शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Indian service sector growth has been consistently above its overall growth in recent years. Thus, the service sector has been pulling up the growth of the Indian economy with a great amount of stability. जैसे जैसे हमारा देश अभी आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंट भी काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों को सर्विस सेक्टर ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि सारा काम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। The share of service sector in Indian gross domestic product at factor cost current price increased from 33.3% to 61.6%। सर्विस सेक्टर का शेयर जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्रीज हुआ। पहले वो हमारा 33.3% था, अब हम लोग का वो इंक्रीज हो गया 61.6%। ज़्यादा करके कंट्रीब्यूशन किसका है, ट्रेड्स, होटल्स वगैरह का, ओके। उसके बाद हम लोग का है एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर। The pattern of sectorial share of employment has changed over the last 2 decades, with the relative share of agriculture falling and of industry and service rising steadily. The share of service sector in employment was reported higher than in industry. All the same, among the different service sector, there was a continuous increase in employment share in trades, hotel and restaurant, transport, storage and communication, and financial institution, real estate and business service. Employment elasticity has increased for both service and industry. Among service employment elasticity, employment was the highest in financial, insurance, real estate and business service, as also in transport, storage and communication. Moreover, as per the International Labour Organization report on global employment and social outlook trends in 2005, job creation in the coming year will be mainly in the service sector. हम लोग अभी फ़िलहाल का सिचुएशन देख रहे, सीनेरो हम लोग देख रहे क्या हो रहा है। पहले हम लोग ज़्यादा करके लोग क्या करते थे, तो हार्ड वर्किंग पे डिपेंड रहते थे। उन लोग को ऐसा लगता था कि हाँ मेहनत करेंगे, थोड़ा वर्कलोड वाला काम करेंगे तो हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अर्निंग ज़्यादा मिलेगी। आज के टाइम के लोग हार्ड की जगह पे क्या हो गए, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है कि उन लोग कंप्यूटर बेस्ड हो गए। ज़्यादा करके लोग इंटरेस्टेड होते हैं कंप्यूटर लाइन्स में जाने के लिए, या फाइनेंस वगैरह के लाइन में जाने के लिए, या खुद का बिजनेस करने के लिए। अब आप भी अभी लास्ट ईयर बीकॉम में हो, तो आपका आगे का प्लान कुछ ना कुछ डिसाइडेड ही होगा। डेफिनेटली आपको अगर इंडस्ट्री में कोई वर्कर के जॉब पे रखेगा तो आप काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा रहता है कि हम इतने एजुकेटेड हो गए तो हम लोग ये काम क्यों करें, ठीक है। तो इसकी वजह से आज के टाइम पे ज़्यादा करके मोटिवेशन कहाँ से मिलता है हम लोग को, सर्विस सेक्टर्स की वजह से, सर्विस सेक्टर्स के पास से मिल रहा है। और इसकी वजह से ही इसका एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। ज़्यादा करके सर्विस सेक्टर में लोग किसके अंडर इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ट्रेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फिर उसके बाद हम लोग के होटल्स वगैरह हो गए, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन हो गए। आज के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांड में। तो इसकी वजह से लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में मिल रहा है, ठीक है। इसके आगे 2015 के रिपोर्ट के हिसाब से ये भी बोला है कि आज के टाइम के हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट हम लोग इंडस्ट्री में देख रहे हैं, कुछ साल के बाद सिनेरियो ऐसा हो जाएगा कि आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम लोग को सर्विस सेक्टर में दिखेगा, ओके। फिर इसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्विस सेक्टर, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The growth of service sector is closely linked to inflow of foreign direct investment into this sector and the role of transnational firm. While the ambiguity in classifying the different activities under the service sector continues, the combined foreign direct investment share of financial and non-financial service can be taken as a rough estimated to the foreign direct investment of the share. हम लोग का जब भी सर्विस सेक्टर के बारे में आता है तो हम लोग सर्विस सेक्टर सिर्फ अपनी कंट्री का कैलकुलेट नहीं करते, फॉरेन से जो पैसे आते हैं उसके ऊपर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कितना पैसा इनकम हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर वो देखा जाता है। अब वो फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हो सकता है। दिस शेयर इज 55% ऑफ द क्यूमुलेटिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लोज ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 2000 टू अक्टूबर 2017। The 5 service sector are also the sector attracting the highest cumulative foreign direct investment inflow to the economy, with the financial and non-financial service टॉपिंग द लिस्ट। हम लोग का जैसे हम लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो 2000 से लेकर 2017 तक हमारा सर्विस सेक्टर का पैसा ज़्यादा करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आ रहा था। 55% से ज़्यादा शेयर हम लोग फॉरेन से लेके आ रहे थे। इसमें 5 मेन सर्विस सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी और काफ़ी आगे बढ़ती जा रही थी।
This is followed by other service sector like construction, development, telecommunication and computer software and hardware. ये 5 जो बेसिक है, होटल्स, कम्युनिकेशन, ये तो बेसिक है ही है। उसके साथ साथ उसके अलावा बाकी सारे सर्विस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम लोग की आगे बढ़ रही थी। If the share of some other service or service related sectors like trading, information and broadcasting, consultancy service, construction activities, sports, agriculture service, hospital and diagnosis center, education, air transport etc. are included, then the total share of cumulative foreign direct investment inflow to the service sector will be about 58%. Okay, अब ये ध्यान दीजिएगा, पहले का हम लोग ने 55% देखा था, वो सिर्फ 5 सर्विस सेक्टर को लेके ही किया था। लेकिन अगर ये 5 सर्विस सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सर्विस सेक्टर्स भी लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बोला है हॉस्पिटल एंड डायग्नोसिस सेंटर हो गया, एजुकेशन हो गया, एयर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर्स को भी अगर हम लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, 58%। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा ही चेंजेस है। पहले 55% था जो बेसिक 5 सेक्टर्स के साथ था, फिर 58% पड़ा जिसमें हम लोग को सारे इन्वॉल्व कर दे, और वो वही टाइम पीरियड का था। The government of India has taken many policies initiative to liberalize the foreign direct investment policy for the service sector। हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हम लोग को पैसे मिल सके। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग को अभी बुक में दी हुई है। सबसे पहले liberalizing the policy on foreign direct investment for companies operating in the broadcasting sector, like increasing the foreign investment limit from 49% to 75%। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लिमिट हम लोग को गवर्नमेंट में रखा था 49%, अब ये लिमिट इंक्रीज कर दिया कितना, 74% तक। इन टेलीपार्ट्स एंड डायरेक्ट टू होम एंड केबल नेटवर्क एंड परमिटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 74% इन द मोबाइल एंड टीवी। हम लोग जो मोबाइल टीवी में डेटास वगैरह यूज़ करते, वो ज़्यादा करके शेयर किसकी वजह से आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रहा है, और उसको लिबरलाइज़ कर दिया। लिबरलाइज़ का मतलब क्या होता है, फ्रीडम देना, यानी हम लोग बाहर के जो नेटवर्क्स है वो हम लोग अपनी कंट्री में भी यूज़ कर सकते। पहले ये सिर्फ 49% तक ही यूज़ करने देते थे, अब ये 74% हो गया, धीरे धीरे और इंक्रीज होगा। Second, permitting foreign airlines to make foreign investment up to 49% in the scheduled and non-scheduled air transport service। फॉरेन एयरलाइंस को परमिशन दे दी कि वो हम लोग की कंट्री में शेड्यूल ट्रांसपोर्टेशन हो या नॉन शेड्यूल ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड, परमिटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 51% इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। एमएनसी कंपनी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा और आप जानते भी होंगे, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो ये शेयर्स इन लोग को पहले अपनी कंट्री में परमिशन नहीं थी कि उन लोग अपने हमारी कंट्री में आके कुछ मतलब काम वाम कर सके, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का लिबरलाइजेशन ज़्यादा बढ़ते गए वैसे वैसे बाहर की कंट्री को अलाउ करने लगे हमारी कंट्री में बिज़नेस करने के लिए। तो ये मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 51% तक इंक्रीज कर दिया। फिर अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, हम लोग का पॉलिसी की वजह से हम लोग सिंगल रिटेल ट्रेडिंग भी कर सकते थे। फिफ्थ, इन नवंबर 2015 इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in the service sector, the various fields have been opened up to for it and the policy made more liberal. Thus, for example, about 15 sectors like civil aviation, defense, banking, news broadcasting, retail service sector, construction sector, etc. have been identified wherein rules and regulation for foreign direct investment have been softened and the procedure for sanctioning फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेड मोर सिंपल। ओके, पहले हम लोग जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते थे या काम करते थे तो गवर्नमेंट बीच में आ जाती थी, लेकिन अब लिबरलाइजेशन की होने की वजह से हम लोग का जो पावर उसके ऊपर आता था वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर पड़े जाते थे वो बहुत कम हो गए। इसकी वजह से बाहर के लोग हमारे यहाँ पे कंट्री में आके इन्वेस्ट करते, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते कि यहाँ पे पैसे इंक्रीज हो और वो फ़ायदा हमारी कंट्री को भी मिलता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद इंडियन सर्विस सेक्टर। Service exports have been a dynamic element of Indian trades and globalization in recent years. Indian service exports grew at 7.5% of our GDP in 2014, making the country the 8th largest service exporter of the world. ये हमारी प्राउडफुल बात है कि हमारी कंट्री का परसेंटेज क्या है सर्विस सेक्टर में, तो 8th पोजीशन है। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब हमको ये डेटा मिल रहा है कि आगे जाके अगर हम लोग थोड़ी बहुत और मेहनत करेंगे तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं।
The share of Indian service export in global service export at 3.3% in 2005 is nearly double its share of merchandise export in global merchandise export at 7.7%. पहले जो हम लोग का 3.5% था एक्सपोर्ट्स में, वो भी अभी इंक्रीज हो गया। इंडियन मेजर सर्विस सेक्टर इन रिसेंट ईयर, आज के टाइम पे इंडिया का सर्विस सेक्टर किस में सबसे ज़्यादा चल रहा है? कंप्यूटर एंड सर्विस, जो मैंने आपको सबसे पहले ही बोला, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग कंप्यूटर में इंटरेस्टेड रहते हैं। सेकेंड, अदर बिजनेस सर्विस इंक्लूडिंग कंप्यूटर के अलावा प्रोफेशनल कंसल्टिंग सर्विस, टेक्निकल एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड फाइनेंशियल इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विस एक्सेट्रा। इंडियन सर्विस इंपोर्ट्स ग्रू बाय 3.3% इन 2014 एंड 15। ये सारे सर्विस सेक्टर्स हम लोग के आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। The government has taken a number of policy initiative to promote service export which mainly include, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हमारा सर्विस सेक्टर इंक्रीज होगा, जिसमें सबसे मेन पॉइंट इंक्लूड होते हैं वो दिया हुआ है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम सिस फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विस फ्रॉम इंडिया, यानी सिस डेवलप करना चालू कर दिए जिसकी वजह से जो हम लोग का सर्विस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो, वो हम लोग को हेल्प करे। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विस टू ऑगमेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ वेरियस सर्विस एंड पुट इंडियाज पोजीशन एज की प्लेयर इन द वर्ल्ड सर्विस ट्रेड। कोशिश यही कर रहे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा इंडिया का सर्विस सेक्टर भी है आगे बढ़ता रहे, ये हमारी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है। थर्ड, बिसाइड्स सम इनिशिएटिव्स इन सेक्टर्स लाइक टूरिज्म एंड शिपिंग हैव ऑल्सो बीन टेकन, इसके अलावा टूरिज्म और शिपिंग में भी गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स ले रही है कि वो भी हम लोग का इंक्रीज हो जाए। फोर्थ, गिवन द पोटेंशियल ऑफ इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट, सर्विस सेक्टर नेगोशिएशन बोथ एट मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल रीजन लेवल्स आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। इसके अलावा सर्विस सेक्टर अभी मल्टीलेटरल हो या बायलेटरल हो, उसमें भी हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा इंडिया का सर्विस जो है दिन ब दिन काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ लिमिटेशंस भी है जो हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अब हम लोग चलते हैं उस लिमिटेशंस के ऊपर। टॉपिक हम लोग का है डिफ़िकल्टीज इन ऑब्टेनिंग स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल्स पर्टेनिंग टू सर्विस सेक्टर। हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं जिसको हम लोग को स्टैटिस्टिक्स की वजह से हम लोग को परफेक्ट डेटा नहीं मिलता, हम लोग सर्विस सेक्टर को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। अब वो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले देयर आर न्यूमरस डिफ़िकल्टीज इन द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ सर्विस सेक्टर, हम लोग इसका प्रोडक्शन इंडेक्स नहीं बना सकते। सेकेंड, मैनी ऑफ द आर्टिकल्स एंड कमोडिटीज़ गोज अनप्रेजेंटेड वाइल कैलकुलेटिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स। बहुत सारे सर्विस ऐसे जो हम लोग कैलकुलेट करने में जब बैठते तो वो आते ही नहीं है, मतलब वो छुपा दिए जाते ताकि उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़े। Third, there is a limited availability of statistical information published pertaining to the price determination of the concerned price. Statistical data जिसके साथ हम लोग कंपैरिजन कर सके वो बहुत लिमिटेड सोर्स में अवेलेबल है, इसकी वजह से हम लोग को परफेक्ट डेटा नहीं मिलता। फोर्थ, देर इज़ ऑल्सो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल पर्टेनिंग टू द बिजनेस सर्विस, हम लोग के पास जो भी कैलकुलेट करते हो उसमें हम लोग को पूरी बिजनेस की जानकारी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से जो डेटा आता है वो 50-50% ही रहता है, मतलब हम लोग उसके ऊपर 100% विश्वास नहीं कर सकते। फिफ्थ, besides, even when such information is available, there is a serious lacuna in the matters definitions of service, technique of collecting information, reliability of process of price determination and the construction of relative index। इसके अलावा बाकी सारे मतलब स्टेट्स के अलावा बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि हम लोग को प्राइस परफेक्टली पता नहीं रहते, फिर हम लोग को इंडेक्स परफेक्टली पता नहीं रहता, इसकी वजह से हम लोग को सही डेटा नहीं मिलता। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हुआ सर्विस सेक्टर और उसके लिमिटेशन कैलकुलेशन के टाइम पे। होपफुली आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और डियर मित्रों को जिस तरीके से अभी तक पसंद करते आ रहे उसी तरीके से आगे भी पसंद करते रहिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।